हेलो दोस्तों, एंटरटेन जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पंजाब के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पंजाब में ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अंग्रेज़ों के द्वारा बंगाल में अपने राज्य की स्थापना करने के लिए 2 युद्ध लड़े गए, प्लासी का युद्ध, दूसरा मैसूर का युद्ध। वहीं पर मराठा में हम लोगों ने देखा कि 3 युद्ध लड़े गए थे, जिसको कि हम आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। साथ ही मैसूर में भी अंग्रेज़ों द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे, जिनको कि हम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से पंजाब में भी अंग्रेज़ों द्वारा 2 युद्ध लड़े जाते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच में, साथ ही 1848 से 1849 के बीच में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार हम जब बंगाल की बात कर रहे थे, उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से पहले हम लोगों ने वहाँ के बंगाल के जो है नवाबों के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने पढ़ा था मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला के बारे में। वहीं साथ ही मैसूर में हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के विघटन और किस प्रकार से हैदर अली और टीपू सुल्तान तथा वाडियार वंश का जो संस्थापक थे यदुराय वाडियार, उनके बारे में पढ़ा। मराठा में हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी तथा पेशवाओं के बारे में पढ़ा, जिसमें बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, नाना साहब, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। उसी प्रकार से सिख संप्रदाय में हम लोग गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे 10 गुरु हुए हैं, गुरु नानक, गुरु रामदास, हरगोविंद और भी पूरे 10 गुरुओं के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हम लोग आंग्ल सिख युद्ध, किस प्रकार से आंग्ल सिख युद्धों की शुरुआत होती है, उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ महाराणा रणजीत सिंह और दिलीप सिंह के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पंजाब में ब्रिटिश शासन की स्थापना। तो हम लोगों ने देखा 2 युद्ध होते हैं, 1845 से 1846 और 1848 से 1849। मात्र 4 साल में ये दोनों युद्ध खत्म हो जाते हैं। सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए हैं। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक व प्रमुख गुरु, जिनका नाम था गुरु नानक देव, कार्तिक पूर्णिमा में इनका जन्म हुआ था। तो गुरु नानक देव, इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में नानका साहब, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। मृत्यु के बारे में देख लेंगे। 22 सितंबर 1539 करतारपुर पाकिस्तान में इनकी मृत्यु हो जाती है। रेस्टिंग प्लेस गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान में है। और इन्होंने निःशुल्क भोजनालय, जिसको कि हम लंगर के नाम से जानते हैं, इनकी शुरुआत की थी। तो सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं। पहले हैं गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर तथा अंतिम गुरु जो रहे गुरु गोविंद सिंह। तो चलिए 1 बाय 1 इसको पढ़ लेते हैं। बहुत ही शॉर्ट में हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट इसमें पूछने वाला है एग्ज़ाम में, उतना ही मैंने आपको पॉइंट वाइज पॉइंट रखा है। इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। तो गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, इसको हमने देख लिया। बाबर और हुमायूं के ये समकालीन थे। सबसे इम्पोर्टेंट है, लंगर प्रथा की इन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन लंगर प्रथा को स्थायी जो है वो गुरु अंगद ने बनाया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी और लंगर प्रथा को स्थायी किसने बनवाया था। तो प्रथा की शुरुआत की थी गुरु नानक जी ने, वहीं पर इसको स्थायी बनाया था गुरु अंगद जी ने। गुरु अंगद जी गुरु नानक देव के बाद सिख गुरु बने। इनका नाम लहना था तथा इन्होंने जो पंजाबी लिपि है, जिस प्रकार से हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि है, उसी प्रकार से पंजाबी भाषा की जो लिपि है गुरुमुखी लिपि, इनका जन्मदाता इनको माना जाता है। और ये सिख लोगों के लिए बहुत ही पवित्र लिपि मानी जाती है। लंगर को इन्होंने स्थायी बनाया था। इसके बाद जो सिख गुरु बने वो बने गुरु अमरदास जी, और इन्होंने एक विवाह पद्धति लवन की शुरुआत की। अकबर ने इनसे भेंट की थी। साथ ही
इनकी पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा ज़मीन दान में दी थी। हम लोग देखेंगे कि आगे यही 500 बीघा ज़मीन में एक तालाब का निर्माण होता है अमृतसर, और आगे चलकर यहाँ पे अमृतसर शहर की स्थापना होती है। ठीक है, तो गुरु अमरदास जी का इन्होंने विवाह पद्धति लवन की शुरुआत की। अकबर ने इनकी पुत्री से भेंट की और 500 बीघा ज़मीन दी तथा 22 गद्दियों की इन्होंने स्थापना की। तो ये 3 चीज़ें इनके बारे में देख लेते हैं। अब गुरु रामदास जो थे वो गुरु अमरदास के ही दामाद थे, तो जिनका विवाह बीबी भानी से हुआ था। तो अमृतसर का निर्माण कैसे हुआ हम लोग देख लेंगे। अकबर आया था, उसने बीबी भानी को 500 बीघा ज़मीन दान में दी थी और इन प्रारंभिक नाम जो है रामदासपुर रखा तथा वहाँ पर एक तालाब का निर्माण किया जिसका कि नाम अमृतसर था। इस समय दोस्तों अमृतसर शहर का नाम है, लेकिन प्रारंभिक में जो है तालाब का नाम अमृतसर था। उसके बाद अर्जुन देव सिख गुरु बने। इन्होंने जो है गुरु पद को पैतृक बना दिया। अब जो भी गुरु बनेगा वो वंशानुगत रूप में गुरु बनता जाएगा। ठीक है, तो गुरु पद को यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। जो गुरु पद है, जो सिख गुरुओं में जो गुरु पद था वो पैतृक किसने बनाया था? वो अर्जुन देव ने बनाया था। इन्होंने एक धार्मिक ग्रंथ जो कि आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, इसका इन्होंने संकलन किया था, जिसमें 18 हिंदू भक्तों, कबीर जी, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास कवि जयदेव तथा इन सभी की रचनाओं का इन्होंने आदि ग्रंथ में संकलन किया था। अब अमृतसर तालाब जो बना था उसके मध्य इन्होंने हरमंदिर साहब, जो कि स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना गया, हरमंदिर साहब का निर्माण अर्जुन देव ने ही करवाया था, जो कि अमृतसर जो कि तालाब का नाम था उसके बीचों बीच करवाया था। इन्होंने मसनद प्रथा की शुरुआत की, जिसमें आय का 10 भाग देना होता था। इनकी मृत्यु 1606 में हो जाती है। शहजादे खुसरो का विद्रोह करने पर जहांगीर इनको मृत्युदंड दे देते हैं। दोस्तों अर्जुन देव शहजादे खुसरो का साथ दे देते हैं और खुसरो जहांगीर से संघर्ष कर लेता है, जहाँ पर जहांगीर खुसरो को हरा देता है। और जब जहांगीर को ये पता चलता है कि अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी, तो ये इसको भी मृत्युदंड दे देता है। तो अर्जुन देव जो थे वो पहले सिख गुरु थे जो कि मुग़लों से सीधा संघर्ष में आए थे और इनको जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था। तो अर्जुन देव के बारे में और गुरु रामदास के बारे में एक बार रिवाइज कर लेंगे। ये अमरदास के दामाद थे, अमृतसर का निर्माण कराया था, जो कि 500 बीघा ज़मीन जो कि अकबर ने भेंट की थी, उस पर इन्होंने अमृतसर का निर्माण कराया था, जो कि पहले एक तालाब का नाम था। अर्जुन देव ने गुरुपद को पैतृक बनाया, आदि ग्रंथ की रचना की और हरमंदिर साहब, जिसको स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, उसका इन्होंने निर्माण करवाया। इसके बाद जो गुरु बनते हैं वो बनते हैं गुरु हरगोविंद। दोस्तों इनका पीरियड हम लोग को याद नहीं रखना है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूछता नहीं है। गुरु हरगोविंद से जो है अगले सिख गुरु बनते हैं। और अर्जुन देव की मृत्यु के बाद इन्होंने जो है सिखों को एक सैन्य संगठन के रूप में बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण किया और अमृतसर की इन्होंने किलेबंदी कर दी। अब नगाड़ा बजाने की प्रथा इन्होंने शुरुआत की और तथा 2 तलवार जिनका नाम था मीरी और पीरी, इनको बांधकर इन्होंने सिंहासन पर बैठना शुरू किया। तो जो गुरु हरगोविंद थे उन्होंने सिखों को सैन्य संगठन के रूप में बनाना शुरू कर दिया। तो हम लोग जब क्वेश्चन पूछेगा कि सिखों को सैन्य संगठन के रूप में बनाना किसने शुरुआत की, तो हरगोविंद ने।
अकाल तख्त का निर्माण, अमृतसर का किलेबंदी, नगाड़ा बजाने की प्रथा, 2 तलवार जिनका नाम था मीरी और पीरी को बांधकर ये सिंहासन पर बैठते थे। उसके बाद गुरु हर राय, इनके बारे में बहुत चीज़ें नहीं है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है कि दारा सिकोह को इन्होंने आशीर्वाद दिया था। साथ ही दारा सिकोह को कोई चमड़े की बीमारी थी, उसको इन्होंने जड़ी बूटी पिलाकर सही किया था। फिर अगले जो बनते हैं सिख गुरु वो हरकिशन हैं। औरंगजेब से इनकी भेंट हुई थी और ये सबसे कम उम्र में गद्दी पर बैठे थे, मात्र 5 वर्ष की उम्र में। उसके बाद गुरु तेग बहादुर आते हैं और गुरु तेग बहादुर के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब ने शीशगंज में गुरुद्वारा के पास इनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद जो अंतिम सिख गुरु होते हैं वो होते हैं गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इनको सच्चा पातशाह कहा गया और इन्होंने 5 ककार जो कि सभी सिखों को अनिवार्य कर दिया गया, जिसको कि हम 5K के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत की, जिसमें 5K में पहला था केस, दूसरा कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। ये 5 चीज़ें इन्होंने सिखों के लिए अनिवार्य कर दी थी। इनके पुत्र जो थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह को मुग़ल फौजदार वज़ीर खान ने दोनों की हत्या करवा दी थी। दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे कि इसी वज़ीर खां को जो बंदा बहादुर रहता है वो शाहदरा में इसकी मृत्यु कर देता है। तो शाहदरा में बंदा बहादुर वज़ीर खां की मृत्यु कर देता है, जो कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की एक बदला था। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इन दोनों की मृत्यु कौन कर देता है? वज़ीर खान, मुग़ल फौजदार वज़ीर खान। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जानने वाली बात है कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही खालसा पंथ की स्थापना होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 1699 में वैसाखी के दिन आनंदपुर साहब नाम की जगह पर ये खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। बाद में हम लोग देखेंगे कि इनकी मृत्यु 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में अफ़गानी पठानी गुल खां द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद दोस्तों जो गुरु परंपरा थी वो ख़त्म हो जाती है तथा जो सिख समुदाय को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बंदा बहादुर लेते हैं। बंदा बहादुर के बारे में पढ़ेंगे कि इनका जन्म 1670 में पूछ में हुआ था। इनका मूल नाम लक्ष्मण सिंह या लच्छन देव था। गुरु गोविंद जी ने इनका नाम बंदा बहादुर रखा और इन्होंने अपनी राजधानी को लोहगढ़ बनाया। इन्होंने जो है गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए तथा शाहदरा, जिसको कि हम कत्लगढ़ी के नाम से जानते हैं, वहाँ पे इन्होंने मुग़ल सैनिकों को मारा, प्लस वज़ीर खान को भी इन्होंने मृत्यु दी। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिखों के बारे में, सिख गुरुओं के बारे में। वहीं पर हम लोगों ने देखा जो गुरु गोविंद सिंह थे वो अंतिम सिख गुरु थे, सच्चा पातशाह इनको कहा गया। 5 ककार इन्होंने सिखों के लिए अनिवार्य कर दिए, केस, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। इनके पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह की जो है वज़ीर खां द्वारा हत्या कर दी जाती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट खालसा पंथ की इन्होंने 1699 में स्थापना की थी। इसके बाद हम लोगों ने गुरु परंपरा को देखा, ये ख़त्म हो जाती है और बंदा बहादुर जो है सिख समुदाय को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इनका नाम लक्ष्मण सिंह या लच्छन देव था। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर का नाम दिया और राजधानी इन्होंने अपनी लोहगढ़ को बनाया। इन्होंने ही गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए और शाहदरा, जिसको हम कत्लगढ़ी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इन्होंने मुग़ल सैनिकों और वज़ीर खान को इन्होंने मारा।
इनकी मृत्यु 1716 में नांगल में हो जाती है, जो उस समय के मुग़ल शासक फ़र्रुखसियार द्वारा। जैसे ही दोस्तों बंदा बहादुर की मृत्यु होती है, सिख समुदाय छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है और 1700 इसके बाद 1748 में 1716 में बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाती है। फिर जैसे ही ये सिख समुदाय छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, फिर 1748 में कर्पूर सिंह ने दल खालसा की स्थापना की जाती है और दल खालसा में 12 दलों को शामिल किया जाता है। तो दल खालसा की स्थापना किसने की थी? कर्पूर सिंह ने। और इसमें कितने थे? 12 दल जिनको कि हम मिसल के रूप में जानते हैं। अब इन दलों को या फिर कहते हैं कि मिसल्स को 12 मिसल्स में विभाजित हुआ था। अहलूवालिया, निशानवाला, फुलकिया, रामगढ़िया और सुकरचकिया, ये कुछ इम्पोर्टेंट मिसल या कह सकते हैं दल थे, जिसमें कि हम लोग केवल पढ़ेंगे सुकरचकिया के बारे में, जिसकी स्थापना चरत सिंह ने की थी। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि महाराणा रणजीत सिंह इसी से सुकरचकिया मिसल से ही संबंधित थे। तो अब हम लोग महाराणा रणजीत सिंह को देख लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो सुकरचकिया मिसल के जो मुखिया थे उनके यहाँ इनका जन्म हुआ था। ये बहुत ही निपुण शासक थे। इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। 1798 में दुर्रानी शासक जमान शाह की सहायता इन्होंने की थी। इसके बदले में इनको लाहौर मिला और इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन दोस्तों इनके समय में इन्होंने अपनी राजधानी 2 राजधानियों को बनाया। 1799 में अमृतसर को इन्होंने अपनी धार्मिक राजधानी और जो लाहौर मिला था इनको, उन्होंने इसको राजधानी बनाया। तो धार्मिक राजधानी अमृतसर थी और मेन राजधानी जो थी वो लाहौर थी। दोस्तों यहाँ पे जो एक संधि होती है अमृतसर की संधि, महाराणा रणजीत सिंह जो थे बहुत ही कुशल शासक थे और अंग्रेज चाहते थे कि देख लेंगे यहाँ पे जो अंग्रेज़ थे वो फ्रांस से सीधा संघर्ष में थे। हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि अंग्रेज़ों और फ्रांस के बीच शुरुआत से ही संघर्ष बना हुआ था। तो क्या होता है, जब फ्रांस जो है उसका भय अंग्रेज़ों को सताने लगता है। दूसरी ओर महाराणा जो रणजीत सिंह थे वो भी अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो इस प्रकार अंग्रेज़ जो है वो फ्रांस से डर करके 25 अप्रैल 1809 में महाराणा रणजीत सिंह के साथ एक संधि कर लेते हैं, जिसको कि अमृतसर की संधि कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अमृतसर की जो संधि है उसके बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 में। और ये किसके किसके बीच हुई थी? अंग्रेज़ों तथा महाराणा रणजीत सिंह के बीच में। अंग्रेज़ों ने फ्रांस के भय से इस संधि को की थी। अब इस संधि के दौरान क्या हुआ था, जो सतलज नदी थी उसको जो है अंग्रेज़ों ने सीमा बना दिया था, जिसके पूर्वी ओर सिख समुदाय था और दूसरी ओर पश्चिमी साइड सिख समुदाय था तथा पूर्वी तरफ अंग्रेज थे। ठीक है, इन्होंने जो सतलज नदी थी इसको अपनी सीमा बनाया था। इस संधि के बाद 1811 से 1823 के मध्य जो महाराणा रणजीत सिंह थे उन्होंने कांगड़ा, अटक, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर इन सभी को अपने राज्य में मिला लिया था। साथ ही 1814 में जो अफ़गान शासक था शाह शुजा, उसने महाराणा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिलवा दिया था। महाराणा रणजीत सिंह के शासन व्यवस्था के बारे में देख लेंगे। इन्होंने मैना वेतन पद्धति की शुरुआत की थी। इन्होंने अपने राज्य को सरकारी खालसा नाम दिया था और इनके समय में दीनानाथ जो कि वित्त मंत्री थे और फ़कीर अजीमुद्दीन एक विदेश मंत्री रहे। इन्होंने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। पहली नियमित सीमा थी और दूसरी अनियमित सीमा थी, जिसको कि युद्ध के दौरान ही बुलाया जाता था। नियमित सीमा का नाम इन्होंने फौजी खास रखा तथा जो अनियमित सीमा थी
सेना थी, उसका नाम इन्होंने फौज बेकवायद रखा। दोस्तों यहाँ पे इनका एक कथन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ही ले ली। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका कथन है। इनकी मृत्यु 1839 में हो जाती है। इसके बाद जो उत्तराधिकारी थे दिलीप सिंह, जो कि बहुत ही अयोग्य शासक थे, इनके समय फिर जो सिख समुदाय था उनका विघटन हो गया और यहाँ से आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत होती है। महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद दिलीप सिंह अयोग्य शासक थे और इनके ही शासनकाल में आंग्ल सिख युद्धों की शुरुआत होती है। तो दिलीप सिंह के बारे में जान लेंगे। 2-3 बातें हैं। ये 5 वर्ष की उम्र में ही सिख समुदाय के जो है शासक बन गए थे, सिख संप्रदाय के। और इनकी संरक्षिका जो थी इनकी ही माता महारानी जिंद कौर थी। इनके समय में ही चिलियावाला का युद्ध होता है 1849 में। प्रथम और द्वितीय युद्ध भी इन्हीं के समय होता है। 1849 में पंजाब पर शासन करने हेतु डलहौजी ने 3 लोगों की परिषद बनाई थी, जिनका अध्यक्ष सन हेनरी लॉरेंस को बनाया गया था। द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध होता है उसमें सिखों को परास्त कर दिया जाता है तथा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर हटा दिया जाता है। बाद में से दिलीप सिंह ईसाई धर्म को अपना लेता है और कोहिनूर अंग्रेज़ों को मिल जाता है। इसके बाद फ्रांस में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका अंतिम संस्कार जो है इंग्लैंड में किया जाता है। महारानी जिंद कौर के बारे में देख लेंगे। 1843 से 1846 तक ये सिख साम्राज्य की संरक्षिका के रूप में काम करती हैं। महाराणा रणजीत सिंह की ये सबसे छोटी रानी थी। दिलीप सिंह की ये माता थी। वे अपने सौंदर्य, ऊर्जा तथा उद्देश्य के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थी, इसलिए उन्हें रानी जिंदा भी कहते थे। उनकी प्रसिद्धि का जो प्रमुख कारण था वो था अंग्रेज़ों का इनसे डरना। अंग्रेज़ पंजाब का मिसलीना इनको कहा करते थे, जिनके विद्रोह को दबाना अत्यंत ही कठिन था। तो अंग्रेज़ इनको क्या कहते थे? पंजाब का मिसलीना। अब हम लोग सीधे आंग्ल सिख युद्धों के बारे में देख लेंगे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो होता है 1845 से 1846 के बीच में होता है। उस समय अंग्रेज़ों में भारत का जो गवर्नर था जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग थे। भारत का प्रधान सेनापति जो थे वो लॉर्ड गफ थे। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो होता है उसका मेन कारण रहता है रानी जिंदन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और अंग्रेजी सरकार व जनरल ब्रांडपुट की कूटनीति। पहले युद्ध के जो परिणाम थे उसमें 2 संधियां होती है। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि दोस्तों सफल नहीं रहती है, जिससे कि सिख अंग्रेज़ों पर दोबारा आक्रमण कर देते हैं। और फिर 22 दिसंबर 1846 को दूसरी संधि भैरववाल की संधि होती है। तो दो संधि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के परिणाम के रूप में होती हैं। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को और 22 दिसंबर 1846 को भैरववाल की संधि। महत्वपूर्ण बिंदुओं में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 4 युद्ध होते हैं। मुदकी का युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध, भद्दोवाल का युद्ध और अलीवाल का युद्ध। ये 4 युद्ध होते हैं दोस्तों। और चारों युद्धों में ही सिखों को परास्त का सामना करना पड़ता है। और एक सरवाव की लड़ाई भी होती है, जिसमें कि सिख सेनापति लाल सिंह सिखों के साथ विश्वासघात कर लेता है। तो इस लड़ाई में भी अंग्रेज़ों की ही जीत होती है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनेगा यही बनेगा कि मुदकी, फिरोज शाह, भद्दोवाल और अलीवाल तथा सरवाव की लड़ाई किस आंग्ल सिख युद्ध के दौरान हुई थी? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान हुई थी। और इसके परिणाम में 2 संधि हुई थी, लाहौर की संधि तथा भैरववाल की संधि।
द्वितीय आंग्ल युद्ध जो होता है दोस्तों 1848 से 1849 के बीच में होता है। इसका जो मेन कारण थे वो रानी जिंदन के साथ अंग्रेज़ों का दुर्व्यवहार था। दोस्तों जब पहला युद्ध ख़त्म होता है और ये जो संधि होती है, लाहौर की संधि, भैरोवाल की संधि, इसमें रानी जिंदन को संरक्षिका के रूप में जो है वो अस्वीकार कर देते हैं अंग्रेज़। इसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और जो दूसरा कारण था लाहौर व भैरोवाल की जो अपमानजनक संधि होती है, ये भी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का मेन कारण बना। और तीसरा पंजाब की जो जनता थी और मुल्तान के गवर्नर व अधिकारियों द्वारा 2 अंग्रेज़ों की हत्या कर दी जाती है। तो तीसरे कारण में पंजाब की जनता, मुल्तान के गवर्नर व अधिकारियों द्वारा 2 अंग्रेज़ों की हत्या कर दी जाती है। तो ये सभी कारण बनते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत के लिए। इसका परिणाम क्या होता है कि लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज में मिला लिया जाता है। और पंजाब का जो प्रशासन था, हम लोगों ने देखा 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है, जिसका अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस को बनाया जाता है। और दिलीप सिंह के बारे में हम लोगों ने देखा था कि 50,000 रुपये की वार्षिक पेंशन देकर इसको ब्रिटेन भेज दिया जाता है। फ्रांस में इसकी मृत्यु होती है और इंग्लैंड में इसका दाह संस्कार हो जाता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं में जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में रामनगर का युद्ध होता है, चिलियावाला का युद्ध होता है 1849 में, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है जनरल गौफ और शेर सिंह के बीच में। और गुजरात का युद्ध होता है, या इसको तोपों का युद्ध भी कहते हैं, 13 फरवरी 1849 में। तीनों ही युद्ध में, पहले युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत होती है, दूसरे युद्ध में सिख लोगों की विजय होती है, और तीसरे युद्ध में अंग्रेज़ों की फिर से विजय हो जाती है। ये 3 युद्ध लड़े जाते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध। चिलियावाला का युद्ध इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सिख लोगों की जीत हो जाती है। तो यहाँ से अंग्रेज़ों का पंजाब में भी शासन हो जाता है और पंजाब को अंग्रेजी राज में मिला लेते हैं। 3 सदस्यों की कमेटी बनाते हैं, जिसका अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस होते हैं, और दिलीप सिंह को ये 50,000 की पेंशन देकर ब्रिटेन भेज देते हैं। तो हम लोगों ने देखा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में होता है। रानी जिंदन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा तथा अंग्रेजी सरकार व जनरल ग्रांट की कूटनीति, इनके कारण ये युद्ध शुरू होता है। इसके दौरान 2 संधि होती हैं, लाहौर की संधि, भैरोवाल की संधि, और कुछ युद्ध लड़े जाते हैं जिन युद्धों में सिख को परास्त का सामना करना पड़ता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में लड़ा जाता है। मेन कारण में रानी जिंदन के साथ दुर्व्यवहार, लाहौर व भैरोवाल की अपमानजनक संधि, पंजाब की जनता तथा मुल्तान के गवर्नर व अधिकारियों द्वारा 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या। परिणाम स्वरूप लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज में मिलाया, और रामनगर, चिलियावाला तथा गुजरात का युद्ध, जिसको कि हम तोपों का युद्ध के नाम से जानते हैं, ये सारे युद्ध होते हैं। दोस्तों इस प्रकार से पंजाब में अंग्रेज़ अपना शासन स्थापित करते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं किस प्रकार से अवध में अंग्रेज़ अपना शासन स्थापित करते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर का अंत हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कुछ ब्रिटिश नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा तीसरा चैप्टर रहने वाला है। तो दूसरा चैप्टर अगली क्लास में हम लोग ख़त्म कर देते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा किस प्रकार से बंगाल में, फिर मैसूर में, मराठा में, और आज हम लोगों ने देखा किस प्रकार से पंजाब में अंग्रेज़ अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। साथ ही हम लोग अगली क्लास में अवध में देख लेंगे। साथ ही साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अंग्रेज़ों की कुछ साम्राज्यवादी नीतियाँ। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।